नमस्कार। इससे पूर्व हम अणुसंख्य गुणधर्मों में से पहला अणुसंख्य गुणधर्म परासरण और परासरण दाब को स्टडी कर चुके हैं। आज हम परासरण दाब से संबंधित विभिन्न नियमों को स्टडी करेंगे। परासरण दाब को प्रायोगिक रूप से वानटॉप द्वारा स्टडी किया गया था। उन्होंने ये देखा कि तनु विलयन में उपस्थित विलय के कण पात्र की दीवारों से टकराते हैं। टक्कर के परिणाम स्वरूप बल लगाते हैं। बल प्रति इकाई क्षेत्रफल परासरण दाब के बराबर होता है। इस बल का मान प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल में टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में टकराने वाले अणुओं की संख्या उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक सांद्रता होगी विलयन की, उसके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। टकराने वाले अणुओं की संख्या अधिक होगी, लगने वाले बल जिसे परासरण दाब कह रहे हैं का मान अधिक होगा। इस प्रायोगिक तथ्य के आधार पर वानटॉप ने निर्धारित किया कि निश्चित ताप पर तनु विलयनों के परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या अर्थात सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि विलयन का परासरण दाब पाई और सांद्रता c है तो इस नियम के अनुसार पाई प्रोपोर्शनल टू c होगा, जिसे समीकरण 1 में अभिव्यक्त कर रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि एक मोल पदार्थ को रखने वाले विलयन का आयतन V है, तो उस विलयन की सांद्रता C = 1/V होगी। इस C के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें तो पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो आपको मालूम है जैसे एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है और वो मान लें कांस्टेंट k है, तो पाई बराबर k/V होगा। यदि v को पक्षांतरण करके दूसरी ओर ले जाएं हम तो पाई v = k होगा। यानी विलयन का परासरण दाब और उस विलयन के आयतन का गुणनफल स्थिरांक होता है, जिसे समीकरण 2 में अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार का एक रिलेशन आदर्श गैसों के लिए बॉयल ने भी निर्धारित किया था, जिसमें PV = कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट के बराबर था। ये इक्वेशन विलयनों के लिए पाई V = कांस्टेंट उसी बॉयल नियम के अनुरूप ही है। अतः इस नियम को हम बॉयल-वानटॉप नियम भी कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा वानटॉप ने एक और नियम निर्धारित किया, जिसे हम दाब ताप वानटॉप नियम कहते हैं। यदि सांद्रता को निश्चित रखें हम, तो सांद्रता को निश्चित रखने पर प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या तो निश्चित होगी। अब यदि जो इम्पैक्ट फोर्स है वो निर्भर करेगी तो अणुओं के वेग पर निर्भर करेगी। इसके लिए वानटॉप ने ताप के मान को परिवर्तित किया। ताप में वृद्धि करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो समान संख्या में टकराने वाले अणुओं के द्वारा लगाए गए इम्पैक्ट फोर्स में वृद्धि होती है। अर्थात हम यहाँ इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि परासरण दाब के मान में वृद्धि होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर वानटॉप ने एक और नियम प्रतिपादित किया, जिसे दाब ताप वानटॉप नियम कह रहे हैं। इस नियम के अनुसार निश्चित सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात पाई प्रोपोर्शनल टू t होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो पाई बराबर
के टी और टी को फिर ले जाएं तो पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही नियम आदर्श गैसों के लिए चार्ल्स द्वारा निर्धारित किया गया था। इस नियम की अनुरूपता चार्ल्स नियम के समान है, इस वजह से इसे हम वांट ऑफ चार्ल्स नियम भी कहते हैं। वांट ऑफ चार्ल्स नियम। अब इन दोनों नियमों की सहायता से विलयनों की सामान्य समीकरण ज्ञात करते हैं, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। मान लें हम कि n मोल विलय को V लीटर आयतन में कैपिटल T ताप पर घोलने पर परासरण दाब पाई प्राप्त होता है। तब वांट ऑफ प्रेशर नियम के अनुसार क्या था, पाई प्रोपोर्शनल टू C। लेकिन अब हमने क्या किया है, V आयतन में n मोल घोले हैं, तो इस C सांद्रता का मान कितना होगा, n अपॉन V होगा। इससे पूर्व में हम 1 मोल मान रहे थे तो n इज इक्वल टू 1 था, अब कितना होगा, C बराबर n अपॉन V। इस C को n अपॉन V से प्रतिस्थापित करें तो पाई प्रोपोर्शनल टू n अपॉन V होगा, जो समीकरण 1 में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। वांट ऑफ ताप दाब नियम के अनुसार पाई प्रोपोर्शनल टू T था, जिसको हमने यहाँ समीकरण 2 लिख दिया। समीकरण 1 में पाई प्रोपोर्शनल टू n अपॉन V है, समीकरण 2 में पाई प्रोपोर्शनल टू T है। दोनों को संयुक्त रूप में लिखें अगर हम, तो पाई प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन V होगा, एन टी अपॉन V होगा। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो फिर एक स्थिरांक की आवश्यकता होती है, और वह स्थिरांक हम S मान लेते हैं, तब पाई बराबर एन एस टी अपॉन V होगा। या V को इधर ले जाएं, ट्रांसफर करें, तो पाई V इज इक्वल टू एन एस टी हमें मिल जाता है। इस पाई V इज इक्वल टू एन एस टी को समीकरण 3 द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये जो स्थिरांक S हमने इंट्रोड्यूस किया है, यह स्थिरांक विलियन स्थिरांक सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है, और जो समीकरण 3 है यही विलियनों की सामान्य समीकरण कहलाती है, जनरल इक्वेशन और सॉल्यूशन कहलाती है। वांट ऑफ ने यह भी ज्ञात किया था कि यदि विलियन पर्याप्त तनु हैं तो इस स्थिरांक का मान गैस स्थिरांक R के समान प्राप्त होता है। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो गैस स्थिरांक R के बराबर होती है। तब इस समीकरण को पाई V इज इक्वल टू एन आर टी के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है तनु विलयनों का वांट ऑफ नियम। वांट ऑफ ने अपने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स में ये ज्ञात किया कि यदि आदर्श रूप से तनु विलयन है तो विलय के कणों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गैस में गैस के कणों का अर्थात अणुओं का होता है। जब यह व्यवहार परीक्षित होता है तो हम कह सकते हैं कि तनु विलयनों का व्यवहार या तनु विलयनों के समीकरण या उसके लिए जो गैस स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है, उसका मान गैस स्थिरांक के बराबर होता है। तनु विलयनों के लिए विलयन स्थिरांक का मान गैस स्थिरांक के बराबर होना वांट ऑफ सिद्धांत कहलाता है। जब इस तथ्य को हम लिखते हैं तो समीकरण पाई V इज इक्वल टू एन आर टी हमें प्राप्त होता है। अगर V को हम ट्रांसफर करके ले जाएं तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन V हमें मिलता है। यदि हम ये मान लें जो विलय की गोली की मात्रा है वो W ग्राम है, इस विलय का अणुभार m है, कैपिटल M है, तो n जो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स था उसका मान कितना होगा, W अपॉन m के बराबर होगा। इस n की जगह पर W अपॉन m इस प्रतिस्थापित करें तो समीकरण 4 हमें मिल रही है, पाई बराबर W अपॉन m आर टी अपॉन पी। इस समीकरण 4 की सहायता से हम किसी
विलयन के V आयतन में W ग्राम विलेय जिसका अणुभार कैपिटल M है T ताप पर घोला गया है पराश्रय ताप की गणना कर सकते हैं। लेकिन इस समीकरण 4 को अगर हम रीअरेंज करके लिखें कि M को बाईं तरफ ले जाएं और पाई को दाईं तरफ ले जाएं तो समीकरण 5 हमें मिलता है कैपिटल M बराबर WRT/πV। इस समीकरण 5 का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। ऐसे अवाष्पशील विलेय जिनके अणुभार हमें ज्ञात नहीं है उनका परासरण दाब हम अपनी प्रायोगिक विधियों के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं और परासरण दाब यदि ज्ञात हो जाता है तो V आयतन में उस विलेय का W ग्राम घोलने पर कैपिटल T ताप पर परासरण दाब पाई ज्ञात कर लें तो समीकरण 5 की सहायता से उसका अणुभार निर्धारित किया जा सकता है। इस समीकरण 5 का बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम अज्ञात विलेय जिसका अणुभार ज्ञात नहीं है अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और इस क्लास में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है कि जब आपको अगली क्लासों में कोई अज्ञात यौगिक दिया जाए जिसका अणुभार ज्ञात नहीं है और अणुभार आपको निर्धारित करना है तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सापेक्ष आप अणुभार ज्ञात कर सकें। उन्हीं अणुभार निर्धारण की विधियों में से एक विधि इस समीकरण 5 के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो समीकरण 5 के द्वारा हम अवाष्पशील अज्ञात विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं यदि हमें उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो। कंडीशन क्या हो गई? परासरण दाब ज्ञात हो। तो अब हम उन विधियों को लेंगे जिनके द्वारा परासरण दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है और उन्हें हम अपने नेक्स्ट व्याख्यान में लेंगे। ओके, थैंक यू।